Hello, Namaskar, good evening. I, Ruchi Vaishnav, welcome to you Gyanart YouTube channel. So everyone, today I will tell you about the LDC High Court answer key. So let's start without any delay. जो अपना 51 क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है आपका इंग्लिश का पेपर, जिसमें हम ग्रामेटिकल पार्ट देख रहे हैं। यहाँ के फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करती हूँ। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। दैट्स मीन कि हमें जो सेंटेंस दे रखा है उसे पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड इट्स आंसर इज द he was given rewarded by the president. It's mean कि जो इसका सेंटेंस हमको दिया हुआ है, द प्रेसिडेंट गेव हिम रिवार्ड, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उसको क्या दिया, रिवार्ड दिया। जिस सेंटेंस को हमने पैसिव में कन्वर्ट करके, दैट इज द राइट आंसर, ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 52 क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट स्पीच। यहाँ सेंटेंस को हमको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, जो ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 52, इट्स ही एक्सक्लेम that it was a dreadful idea. ड्रेडफुल का मीन्स होता है, अगर हम हिंदी में इसकी बात करें, दैट इज अ भयानक या फिर डरावना। ड्रेडफुल आइडिया दिया, तो हम इस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हम बता रहे हैं किसी ने हमें सरप्राइज दिया, तो हम कहते हैं ना, वाओ व्हाट अ सरप्राइज। तो यही इसको डायरेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं कि ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ ड्रेडफुल आइडिया, मतलब वो सरप्राइज नहीं, उसके लिए शॉक्ड है, भयानक है। तो दैट इज द राइट आंसर इज ही सेड व्हाट अ ड्रेडफुल आइडिया। The 53 number question is fill in the blank suitable determiner. You know already कि A and D का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, all I needed was dash to add a half meter piece of red flannel to complete the design। मतलब उस पर्सन को हाफ मीटर पीस और रेड फ्लेनर की जरूरत है डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ राइट आंसर, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि दोज हम कब यूज करते, जब वर्ड प्लूरल होता। यहाँ वर्ड कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हम दी वर्ड का यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54, द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स। कि यहाँ सेंटेंस को ब्रोकन अप कर रखा है, तोड़ रखा है 4 पार्ट्स के अंदर। चूज द पार्ट विच ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। यहाँ हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज नहीं करना है, रॉन्ग सेंटेंस को बताना है कि रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत इजी है समझने में। द टाइटल ऑफ द बुक, यानी कि सेंटेंस सही स्टार्ट हो रहा है जहाँ सब्जेक्ट से। यहाँ देखिए आप, सेंटेंस एंड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कभी भी किसी सेंटेंस को और से शुरू नहीं करते हैं। एंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे लिखा है एंड सॉरोस। सॉरोस इट्स मीन होता है दुख, और ऑफ्टन इट्स मीन होता है अक्सर। तो क्या लिखा है ये, एंड सॉरोस कैन ऑफ्टन, दुख और अक्सर। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या है, रॉन्ग है। तो 54 का आंसर होगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर इज 55, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन। जो अंडरलाइन दिया गया है उस पे हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ आप सेंटेंस को प्रॉपर्ली देखिए, सेंटेंस लिख रखा है मे आई कंपनी विथ यू टू द एयरपोर्ट। आप इस चीज को समझिए कि कंपनी और विथ दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। कंपनी का मतलब होता है किसी को कंपनी देना, यानी आप उसके साथ में हैं, और विथ का मतलब भी क्या होता है, आप उसके साथ में। तो यहाँ विथ नहीं आएगा, तो ये कौन सा है, नंबर फर्स्ट, यानी कि अ कंपनी यू। मे आई कंपनी यू टू द एयरपोर्ट, मतलब मैं तुम्हें कहां तक कंपनी दूंगा, एयरपोर्ट तक। 56 नंबर क्वेश्चन नंबर 56 हमारा दे रखा है, चूज द प्रीफिक्स एंड द मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। हमें प्रीफिक्स चूज करना है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रीफिक्स मीन्स होता है उपसर्ग, और यहाँ सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, जो हम हिंदी में सीखते हैं अक्सर। तो आप देखिए क्या लिख रखा है, सरप्राइजिंगली मच ऑफ माई असाइनमेंट रिमेन डैश फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द वीक। आपने चाइल्डहुड से आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में ये आंसर क्लिक नहीं हुआ हो कि फिनिश्ड जो है, फिनिश्ड का अपोजिट भी हम देखते हैं तो क्या होता है, अनफिनिश्ड होता है। और यहाँ उपसर्ग अगर हम इसका देख रहे हैं, प्रीफिक्स वर्ड देख रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो द अनफिनिश्ड। इट इज राइट आंसर, तो योर आंसर नंबर इज 3। The 57 question number is select the right prefix for the word of fortune। fortune का मीन्स होता है भाग्य, और fortunate का मतलब होता है भाग्यशाली। तो हेयर इज राइट भाग्य। अब आप इसको देखिए
कि अगर ये वर्ड फॉर्चुनेट होता तो फॉर्चुनेट के साथ हम क्या वर्ड यूज करते कि कोई भाग्यशाली है, तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा, तो हम ये यूज कर लेते हैं उसके साथ कि अनफॉर्चुनेट, यानी कि वो उसका सेंटेंस आगे और क्या जोड़ सकते थे, अन जोड़ सकते थे। बट ये ओनली फॉर्चून लिखा है, दैट इज मीन्स इट्स भाग्य, और इसका जो आपका आंसर है दैट इज अ थर्ड नंबर मिस, यानी कि फॉर्चून का जो प्रीफिक्स वर्ड है वो होगा मिस फॉर्चून। ओके, एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है बिल्कुल पारदर्शी, जो क्लियर हो। आपको यू नो ऑलरेडी कि हम कहते हैं कि वर्क में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इस चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो पारदर्शी चीज हो। तो आप ये फर्स्ट नंबर आप देख रहे हो यहाँ पे लिख रखा है क्लियर, तो क्लियर का मतलब भी ऑलरेडी क्या है, मतलब क्लियर और पारदर्शी एक ही बात हुई, ट्रांसपेरेंट। यहाँ एक वर्ड दे रखा है ओपेक, दैट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंट। ओपेक इसका सही आंसर है, जिसका मतलब क्या होता है, पारदर्शी का अपोजिट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, it's the sentence has been broken into 4 parts, choose the part which is the grammatically meaningfully wrong। ये यहाँ पे सेंटेंस बता रहा है जो मीनिंगफुली क्या है, रॉन्ग है। आप देखिए कि यहाँ पे आपको रॉन्ग सेंटेंस जो है वो या तो लग रहा होगा मैनी ऑफ द ओल्ड वेज, आपको सही लग रहा होगा, इंक्रीजिंग ऑफ द कॉमर्शियल सिटी, ये भी ठीक लग रहा होगा। यहाँ पे 2 आंसर्स दे रखे हैं, आर ग्रेजुअली बीइंग डिस्कार्डेड और इन दी मॉडर्न। तो इसमें से ग्रामेटिकली जो रॉन्ग आंसर है वो है इन दी मॉडर्न, मॉडर्न होना, इन दी मॉडर्न, जहाँ पे दी मॉडर्न वर्ड यूज किया है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मीन्स होता है आप किसी जो सेंटेंस दे रखा है उसे क्वेश्चन मार्क में चेंज करें। तो आप इसे देखिए, यहाँ लिख रखा है इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन, ये सही नहीं है, किसके लिए, हेल्प करने के लिए, मीन मैन के लिए। तो यहाँ आप इसका आंसर देखेंगे, ये तो इट से ही वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, पहले यूज आती है। तो हेल्पिंग वर्ब जब पहले यूज आती है तो इज यहाँ तीनों सेंटेंसेस में यूज कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 4th नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इज इट एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन, मतलब ये किसके लिए इज इट यहाँ यूज किया है। तो इज इट क्या बना रहा है, इसको इंट्रोगेटिव बना रहा है, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। The next question is question number 61, fill in the blanks with the correct option। हमें fill in the blanks को fill करना है। fill in the blanks में क्या दे रखा है, dash members have already sent their subscriptions, मतलब कुछ मेंबर्स ने अपना क्या ऑलरेडी दे चुके हैं, सब्सक्रिप्शंस दे चुके हैं कुछ मेंबर, और कुछ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम। तो राइट आंसर है सम। Some members have already sent their subscriptions, यानी कुछ मेंबर्स ने ऑलरेडी अपना क्या दे दिया है, सब्सक्रिप्शन दे दिया है। 62 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, fill in the blanks with the correct form of verb, कि हमें करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। यहाँ करेक्ट फॉर्म होगी कि we dash there for 10 years, हम यहाँ रह रहे हैं 10 years से। तो यहाँ पे आप देखिए लिव और लिविंग नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट्स को बता रहा है और ये 10 years की बात कर रहा है, तो सेंटेंस क्या आएगा, यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो होगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिव वर्ड यूज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 63, चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट प्रीफिक्स एबल। यहाँ पे बताया है इनकरेक्ट प्रीफिक्स, मतलब हम अभी तक तो प्रीफिक्स की बात कर रहे थे जो करेक्ट हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ गया है कि इनकरेक्ट प्रीफिक्स बताइए। तो एबल के साथ आपने लवेबल भी वर्ड सुना है, मूवेबल भी सुना है, हॉनरेबल भी सुना है, एंड विक्टोरिएबल भी सुना ही होगा आपने वर्ड। मैं आपको इसका मीन्स बता देती हूँ कि लवेबल का मतलब आपको पता है जो प्यारा है, मूवेबल का मतलब जो चल रहा है, विक्टोरिएबल का मतलब है जो जीत योग्य है, एबल का मतलब क्या होता है, योग्य होना। लेकिन हॉनरेबल अपने आप में कोई कंप्लीट सेंटेंस है, हॉनरेबल का मतलब है यहाँ पे माननीय, तो मतलब कि ये उपसर्ग ना होके प्रॉपर क्या है, प्रॉपर सेंटेंस बता रहा है, अपने आप को एक वर्ड बता रहा है जिसको हम किसी को भी विथ रिस्पेक्ट के साथ बोलने के लिए इसको यूज करते हैं, तो ये वर्ड आपका है हॉनरेबल। क्वेश्चन नंबर 64 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड who was is written by, who was written by का जो आंसर है who की जगह हम यहाँ पे whom यूज करेंगे और इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब है
जो इंडस्ट्रीज का मतलब है जैसे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिजी है, कुछ काम कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वो बिजी है पर्सन, तो उसका एंटोनिम यानी अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, इंडोलेंट होगा, क्योंकि इसका मतलब है कामचोर व्यक्ति या निकम्मा व्यक्ति जो क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो दिस इज योर राइट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 66, change the following negative sentence into an affirmative one। आपको इस सेंटेंस को क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव इट्स मीन उसको पॉजिटिव बनाना है आपको नेगेटिव को। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है, I am not as intelligent as you, कि मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूं। ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस में। तो ये क्या बता रहा है कि यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, मतलब मैं तो जैसी हूं वैसा ठीक है, बट आप क्या हो, आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो ये पॉजिटिव में इस सेंटेंस को बता रहा है कि यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, मुझसे ज्यादा क्या हो, आप इंटेलिजेंट हो, पॉजिटिवली बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ की हमको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना है। He doesn't behave well, अगर वो अच्छा बिहेव नहीं करेगा, he hope to get votes। यहाँ जो सेंटेंस का आंसर आएगा nevertheless आएगा, इसका मतलब होता है तथापि, यानी कि nevertheless he hope to get votes, कि वो तथापि क्या नहीं कर पाएगा, वोट्स भी नहीं होंगे उसकी, इस चीज की होप नहीं है कि उसको क्या मिल जाएंगे, वोट्स मिल जाएंगे अगर उसका बिहेव ठीक नहीं होगा। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दे हैव टू डैश टेक्नीशियंस, वी हैव अ टू फ्यू। टू का मतलब होता है यहाँ पे कि ऑलरेडी सेंटेंस को बता रहा है, टू फ्यू मतलब इनके पास थोड़े कम है। तो यहाँ क्या आएगा, मैनी, क्या वर्ड आएगा, मैनी। दे हैव अ टू मैनी टेक्नीशियंस, उनके पास मैनी टेक्नीशियंस है, और वी हैव अ टू फ्यू, और हमारे पास क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69, दिस इज द चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। हमें इसमें से वर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है, किसके लिए, द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइन, कि एक संधि हो जाए, वारफेयर की, युद्ध की संधि हो जाए, साइन हो जाए, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, आर्मिस्टिक कहते हैं। इट्स मीन हमने क्या कर दिया है, किसी पे सिग्नेचर कर दिए हैं, कोई संधि कर ली है युद्ध के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 इज अ चूज द ऑप्शन टू बेस्ट एक्सप्लेन्स टू अंडरलाइन आइडियम्स, यानी कि इस फ्रेज को, मुहावरे को बता पाए यहाँ पे। तो हैव अ मिडास टच मीन्स, हैव अ मिडास टच मीन्स का मतलब होता है कि किसी चीज को अचीव करने के लिए क्या किए गए हो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए गए हो। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, एबिलिटी टू सक्सेस इन एवरीथिंग, मतलब व्यक्ति में वो योग्यता होना जो क्या कर सके, सब कुछ अचीव कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स, कि इसका मीन्स क्या है, अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक समवन साउंड बिगर बेटर देन दे आर, कि अ वे ऑफ स्पीकिंग, ऐसा बोलने का तरीका और लिखने का तरीका, दैट मेक समवन साउंड बिगर, जो क्या बताया गया हो, बढ़ा चढ़ा के बताया गया हो, बेटर देन दे आर, उससे भी बेहतर, मतलब क्या, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी बात को लिखी गई हो, बताई गई हो। तो ऐसा सेंटेंस, इसका मतलब है हाइपरबॉल, इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति हिंदी में, और अतिशयोक्ति का मीन्स होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना या बढ़ा चढ़ा के लिखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, फिल इन द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट टेंस जो है वो हमको यहाँ पे चूज करना है। तो आई डैश हैव रिटन अ लेटर दिस मॉर्निंग, मैंने आज मॉर्निंग में क्या लिखा था, लेटर लिखा था। हैव रिटन वर्ड इसलिए आया क्योंकि आपको ऑलरेडी यू नो कि हैव के साथ हमेशा हम वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो रिटन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज की है। और लेटर कब लिखा गया था, मॉर्निंग में लिखा गया था, तो ऑलरेडी हम किस में बात कर रहे हैं, जो काम हो चुका है उस टाइम में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 इज अ स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। अगर किसी स्पीच को बिना प्रिपरेशन के बोल दिया जाए, मतलब कि एकदम से बोल दिया जाए, उसका मतलब होता है एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर मीन्स है हिंदी में तात्कालिक। तात्कालिक मीन्स कि हमारी कोई तैयारी नहीं है,
विदाउट एनी प्रिपरेशन हम क्या बोलने लग गए हैं किसी चीज को, तो उसको कहते हैं एक्सटेम्पर, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। प्रीवियस प्रिपरेशन इट्स मीन कि पहले हमने कोई तैयारी नहीं की है और डायरेक्ट हमने क्या किया है, उसको स्पीच दे दी गई है, बिना प्रिपरेशन के दी गई स्पीच। क्वेश्चन नंबर 73 इज चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। एक करेक्ट वर्ड जो है वो हमको यहाँ पे चूज करना है। ये 73 हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, 74 से देख रहे हैं ना। द क्वेश्चन नंबर 74, चूज द ऑप्शन that best explains the underlined idioms phrases। मतलब इसको जो ये फ्रेज दे रखा है, बीच में मुहावरा दे रखा है, इसको इनमें से बेस्ट कौन सा तरीका है एक्सप्लेन करने का? द पेंडेमिक। आपको मैं बताना चाहूंगी कि अभी आपने बहुत वर्ड सुना पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है जो ऐसी चीज जो विश्वव्यापी हो, और एपिडेमिक का मतलब होता है जो महामारी हो। मतलब कोरोना को लोगों ने महामारी कहा हिंदी में, और उसे क्या बताया गया था? इंग्लिश वर्ड पेंडेमिक यूज करे थे। पेंडेमिक मतलब है विश्वव्यापी, जो हर जगह फैल गई हो। तो द पेंडेमिक हैज मेड एवरीवन सस्पेक्ट दैट दे आर अ बिट अंडर द वेदर एट ऑल टाइम्स। कि पेंडेमिक जो है उसका सस्पेक्ट हो रहा है अ बिट अंडर द वेदर। अ बिट अंडर द वेदर मतलब उसके अंदर कोई चीज आ रही है, एट ऑल टाइम्स मतलब आ सकती है। तो यहाँ हम क्या बताएंगे? इसका सिंपल सा बात है कि फीलिंग सिक और अनहेल्दी, ऐसी चीज जहां पे व्यक्ति को क्या हो रहा है, सिक यानी वो बीमार है। आपको समझ में आ रहा होगा कनेक्शन की यहाँ क्या बात हो रही है। अ बिट अंडर द वेदर मतलब उस क्लाइमेट के अंदर वो क्या है, फीलिंग सिक और अनहेल्दी फील कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 इज देयर वाज अ रेगुलर डैश बिटवीन द मर्चेंट्स एंड लेबर। मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, लेबर मतलब उसके काम करने वाले कारीगर। उनके बीच में रोज क्या होता है? फाइट होती है, बैटल होता है, वार होता है। ऐसे सेंटेंसेस के बीच के लिए करेक्ट वर्ड होगा बैटल। फाइट नहीं होगा, झगड़ा। फाइट मतलब तो होता है हम मारना पीटना स्टार्ट भी कर देते हैं। वार मतलब होता है युद्ध रूप। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? करेक्ट वर्ड जो होगा वो बैटल होगा। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे है, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ द यूलॉजिस्टिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यूलॉजिस्टिक का जो सेंटेंस है, अगर हम इसका एंटोनिम वर्ड देखें तो वो होता है क्रिटिकल। यूलॉजिस्टिक का जो एंटोनिम्स वर्ड है वो है क्रिटिकल। मतलब मैं आपको बताऊंगी कि एक का मीन से प्रशंसनात्मक। प्रशंसनात्मक मतलब यूलॉजिस्टिक आपकी किसी ने प्रशंसा की हो, और उसका वर्ड है क्रिटिकल मतलब आलोचना की हो। क्रिटिकल क्या है यहाँ पे? आलोचना की हो, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन इज द we had to pay the taxi more because brought us by more dash route। हमने टैक्सी को ज्यादा पे किया क्योंकि उसने क्या किया? सर्क्यूटस मोर सर्क्यूटस रूट, ज्यादा रूट पे घुमाया, तो फिर क्या देना पड़ा? ज्यादा टैक्सी को पे करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 78 इज स्प्रिंग डैश कम अगेन। तो क्या आंसर होगा? आपको सिंपल सा पता है, स्प्रिंग मतलब क्या होता है? बसंत, और बसंत फिर आएगी। स्प्रिंग विल कम अगेन, बसंत दोबारा आएगी। क्वेश्चन नंबर 79 है, चूज द सफिक्स। यहाँ पे ये कह रहा है सफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। जो क्या कर रही हो? सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा हो, ऐसा सफिक्स आप ढूंढिए। तो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड एंड ईगरली, यहाँ पे ly जो है करेक्ट सफिक्स है। वेटेड फॉर द रिजल्ट टू बी पोस्टेड, उसके रिजल्ट का एवरीवन सब क्या कर रहे थे? एक्साइटेड और ईगरली वेट कर रहे थे। एक्साइटेड मतलब बहुत ज्यादा उनको क्या थी? उत्सुकता हो रही थी उस चीज को जानने की। तो यहाँ सेंटेंस जो है करेक्ट सेंटेंस बनेगा, एगरली के साथ सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल्स के साथ हमें सेंटेंस को क्या करना है? कंप्लीट करना है। ही गेव अस अ गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नाश्ता, खाना, लंच जो भी होता है, हम उसके साथ ए वर्ड ही यूज करते हैं जब भी करेक्ट आर्टिकल यूज करते हैं। तो ही गेव अस अ गुड ब्रेकफास्ट, उसने हमें क्या दिया था? गुड ब्रेकफास्ट खिलाया था या दिया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो टेम्परेचर टुमारो, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में अपन को स्पेस दिया है मच द सेम एज अ टुडे, कि टेम्परेचर कैसा रहेगा? सेम रहेगा, कल भी सेम रहेगा। तो टुमारो विल भी मच हो सकता है क्या? विल हैव बीन मच नहीं होगा उनके साथ, इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट होगा रिमेन मच द सेम एज अ टुडे। रिमेन मच यानी कि जैसा आज है ना वैसा ही टेम्परेचर क्या रहेगा? कल रहेगा। ठीक है।
Now question number 82. The question number 82 is choose the correct passive of the following sentence from the given options. मतलब जो sentence हमें दे रखा है उसे passive में convert करना है. I can see the force of your argument. मैंने क्या देखा था? आपका argument देखा था, तो इसका correct answer होगा the force of your argument can be seen. मतलब जो argument का जो मतलब force था वो मैंने देखा था, तो ये correct answer इसका है. Next the question number 83. Choose the correct indirect form of the following direct speech sentence. कि करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म जो है वो डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में हमको चेंज करना है. क्वेश्चन है लिसन टू मी सेड मदर. मम्मी ने कहा मेरे को सुनो, और वो क्या कन्वर्ट होगा ये कि मदर टोल्ड मी, मम्मी ने मुझे बोला था टू लिसन टू हर, कि मैं क्या करूं, मम्मी को सुनूं. क्वेश्चन नंबर 84 इज which is mean of the following. Choose the word which means the following. इसका means क्या है? A thing that fit to be eaten. मतलब कि वो चीज जो खाने के लिए क्या है, फिट है, सही है. ऐसी कौन सी चीज है जो खाने के लिए फिट है? तो खाने के लिए जो फिट है वो है एडिएबल, यानी जिसको खाया जा सकता है, एडिएबल. क्वेश्चन नंबर 85 है पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. की करेक्ट ऑप्शन जो है हमको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. सिंपल से आप सेंटेंस को देखिए, यहाँ क्या लिखा है, ड्राइव इन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है जो हमेशा परफेक्ट के अंदर आती है. यहाँ करेक्ट जो सेंटेंस यहाँ पे आएगा दैट इज द हैज बीन ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड्स, क्योंकि इज जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ नहीं आता है, आर नहीं आता है, वॉज नहीं आता है, इसलिए हैज बीन आएगा. ये करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86. चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस. आपको जो है इसका इनडायरेक्ट फॉर्म जो है वो सेलेक्ट डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस पे कन्वर्ट करना है. कुड यू कॉल मी बैक लेटर, कि क्या आप मुझे क्या कर सकते हो, बाद में कॉल कर सकते हो. तो ये क्या, इसका सेंटेंस किस तरीके से चेंज होगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट के साथ कह रहा है. कुड यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के, क्वेश्चन मार्क बना के आपको पूछ रहा है, तो आप इस सेंटेंस को क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी कॉल हिम बैक लेटर, उसने मुझे पूछा कि क्या मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ. यहाँ सेंटेंस है पैसिव में कन्वर्ट करना है हमको. चेंज इन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव. गिव द ऑर्डर, सेंटेंस है गिव द ऑर्डर, तो इसको पैसिव में जब हमने कन्वर्ट किया तो द ऑर्डर वाज टू बी गिवन, यानी ऑर्डर क्या किया गया, दिया गया. क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ दे रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, सही बनाना. शी इज नॉट गिल्टी, वो गिल्टी नहीं है. तो जो गिल्टी नहीं होता है वो क्या होता है, इनोसेंट होता है. दो ही चीजें होती है, या तो गिल्टी होता है पर्सन, जिसने कुछ किया है वो गिल्टी है, जिसने नहीं किया है वो क्या है, इनोसेंट है. तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 1, शी इज इनोसेंट. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 89. Pick the correct option which transform the following interrogative sentence to assertive. Can you touch the sky? क्या आप क्या कर सकते हो, sky touch कर सकते हो. तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा can you touch the sky. हमको बनाना है assertive सेंटेंस बनाना है, तो हम उसे बनाएंगे can you touch the sky. तो वो सेंटेंस बनेगा no one कैन टच द स्काई. कोई भी स्काई को क्या नहीं कर सकता है, टच नहीं कर सकता है. यहाँ हम क्वेश्चन देखेंगे. टॉम सेड आई वॉक अप फीलिंग इल सो आई डिडंट गो टू वर्क. टॉम ने कहा कि उसे कैसा फील हो रहा था, इल फील हो रहा था, बीमार फील हो रहा था, इसलिए वो कहाँ नहीं गया, वर्क पे नहीं गया. इनडायरेक्ट में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो टॉम सेड ही हैड वॉकन अप फीलिंग इल, जब वो उठा उसको बीमार फील हुआ, सो ही डिड नॉट गो टू वर्क, वो कहाँ नहीं गया, वर्क नहीं गया. चूज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. हमें इसका डिप्लोरेबल का एंटोनिम सेलेक्ट करना है. तो डिप्लोरेबल का होता है, डिप्लोरेबल मतलब निंदनीय, और इसका करेक्ट जो सेंटेंस है वो होना चाहिए प्रशंसनीय. तो एडमायरेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, ये करेक्ट आंसर है इसका. फिर आप नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स फ्रीक्वेंट. फ्रीक्वेंट का एंटोनिम्स देखना है. फ्रीक्वेंट मतलब होता है लगातार, मतलब कि हमेशा, जैसे फ्रीक्वेंटली ऐसा हम करते हैं, हमेशा या अक्सर कहेंगे हम, इसका सही वर्ड होगा इसका अक्सर. फ्रीक्वेंट का मतलब होता है अक्सर ऐसा होता है. और ओकेजनल मतलब क्या होता है, कभी कभी. तो एंटोनिम क्या हुआ फ्रीक्वेंट का एंटोनिम हुआ ओकेजनल. द क्वेश्चन नंबर 93 इज अ नेशन ऑफ पर्सन इंगेज इन वार और कॉन्फ्लिक्ट एज रिकॉग्नाइज्ड टू इंटरनेशनल लॉ. ऐसा व्यक्ति जैसे वो किसके अंदर है, इंगेज हो रखा है वार के अंदर, एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ. तो उसका करेक्ट आंसर है ये बेलिग्रेंट, मतलब योद्धा.
जो योद्धा मतलब जो अपनी कंट्री के लिए फाइट कर रहा है एज लाइक कि सोल्जर, वो किसके अंदर बिजी है, वो इंगेज्ड है वार के अंदर, और किस रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, मतलब इंटरनेशनल लॉ के साथ वो क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका ये है। क्वेश्चन नंबर 94 है, पिक अप द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स की करेक्ट ऑप्शंस देखिए। आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाया, डैश वेरी टायर्ड ऑल्थो आई वाज टायर्ड, यद्यपि मैं बहुत थका हुआ था फिर भी मैं क्या नहीं कर पाया, सो नहीं पाया। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑल्थो है। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव फुल एज अ सफिक्स, किसके अंदर फुल वर्ड का सफिक्स नहीं आएगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग, सफिक्स यानी कि प्रत्यय। तो हार्मफुल होता है, हेटफुल होता है, हैंडफुल होता है, हाईफुल नहीं होता है। तो डज नॉट हैव फुल पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, इट्स हाई। क्वेश्चन नंबर 96 जो दिया है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटलिसाइज्ड आइडियम, मतलब करेक्ट मीनिंग हमको इसकी देखनी है। द न्यूज ऑफ रिहान्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, रिहान की डेथ की खबर जो है वो स्प्रेड हो गई लाइक अ फायर, आग की तरफ फैल गई। तो हम यहाँ इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, स्प्रेड रैपिडली, रैपिडली मतलब है रैपिडली, वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट तरीके से क्या फैल गई हो, खबर फैल गई हो। यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। करेक्ट टेंस के साथ हमको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इफ ही डैश व्हाट आर वी टू डू, तो इफ ही डैश यानी कि इफ ही कम्स, अगर वो आया तो what are we to do, तो हम क्या करेंगे। तो ये सेंटेंस क्या है, if he comes what are we to do, करेक्ट सेंटेंस ये है। yes, now question number 98 is choose the correct active transformation of the given passive. if the food had not been overcooked there would not have been any complaint, यानी कि अगर फूड ओवरकुक नहीं है तो कोई कंप्लेन नहीं होगी। इसका जो पैसिव में कन्वर्ट होगा, I would not have, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा। if the food was not overcooked, यदि फूड जो है वो ओवरकुक नहीं हुआ तो मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 99 इज चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इसका हमें इनडायरेक्ट फॉर्म जो है वो देखना है सेंटेंस में। शी सेड आई हैव रिटन स्टोरी, उसने कहा कि वो क्या लिख रही है, रिटन अ स्टोरी, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे जब सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट में, तो हम लिखेंगे शी सेड दैट शी हैड रिटन अ स्टोरी, उसने क्या लिखी थी, एक स्टोरी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 100 इज गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम पुट अ स्पोक इन माय व्हील। इसका मतलब होता है कि किसी के लिए क्या बनना, व्हील बनना। पुट अ स्पोक इन माय व्हील, वो मेरी क्या कर रहा है, इस तरीके से कर रहा, इस तरीके से हेल्प कर रहा है, इस तरीके से कुछ कर रहा है कि वो मेरे लिए व्हील का काम कर रहा है, व्हील जिसका सहारा लेके आप चल रहे हो। तो यहाँ देखो ब्लेस्ड मी मतलब तो आशीर्वाद है, हेल्प्ड मी मतलब मदद करना है, डीपली अपील्ड मतलब बहुत गहराई में जाके अपील करना, और थ्वॉटेड मी का मतलब यहाँ पे होता है कि ऐसा, ये जो सेंटेंस है उसका करेक्ट आंसर हमारा होगा हेल्प्ड मी। हेल्प्ड मी मतलब पुट अ स्पोक इन माय व्हील, यानी कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरी इतनी मदद कर रहा है कि जिसकी वजह से मैं क्या कर पा, मेरी इतनी हेल्प कर रहा है कि जो मेरा व्हील का काम कर रहा है मेरे लिए। इसी के साथ जो हमारे 50 क्वेश्चंस थे एलडीसी हाई कोर्ट के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।